की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हमारे मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भवेश कलिता जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बजेंद्र पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया जी, भारत सरकार में मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, पवन शर्मा जी, संबित पात्रा जी, ऋतुराज जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कोने कोने असम से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने आप को शामिल हुए और इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने कार्यक्रम को सुशोभित किया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हाका लोके नमस्कार। मित्रों, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा कैमरा पीछे दिखाएं और दुनिया को बताएं कि जो राजनीतिक दल इतनी बड़ी सभा भी नहीं कर सकती, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भी इतना बड़ा होता है और इतनी ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जनसभा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। मित्रों, ये आप लोगों का अथक प्रयास है जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहां मजबूत बनाया और यहां मजबूत बनाने के साथ साथ राष्ट्रवादी ताकतों को जो आपने आवाज दी है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया है। मैं जब ये कह रहा हूं कि आपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया, आज पार्टी यहां पर मजबूत हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेतृत्व के परिवर्तन के साथ और सही पार्टी के सही जगह पर होने से देश और प्रदेश का कितना अंतर होता है, इसको हमको समझना चाहिए। एक समय था जब आपके ही प्रदेश के बारे में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, असम बाय बाय, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। यानी उन्होंने मान लिया था कि असम चला गया, असम हमारे साथ नहीं रह पाएगा। यह नेतृत्व की कमजोरी थी। उस समय गोपीनाथ जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बचाने में जो प्रयास किया, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाद में गोपीनाथ जी ने जो प्रयास किया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज असम मजबूती के साथ देश के प्रहरी के रूप में खड़ा है और मैं नेतृत्व के बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। यही असम को, यही नॉर्थ ईस्ट को लोग दिल्ली में बैठकर इस तरीके से देखते थे कि जैसे ओ
तुम किसी और प्रदेश के हो, तुम कहीं और से आए हो, और उस समय का वातावरण इस प्रकार का था जिसमें उत्तर पूर्व की उपेक्षा होती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 8 वर्षों में 50 बार उत्तर भारत का दौरा किया और उसको मुख्य धारा में शामिल किया। 50 बार। हर मंत्री भारत सरकार का 15 दिन में यहां होता है, उत्तर पूर्व में होता है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है। आज प्रधानमंत्री जी की नीति लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो और पूर्व की तरफ काम करो, इस बात को लेकर के भारत सरकार काम में जुटी है। और मुझे खुशी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी ने और बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम को, और नहीं सिर्फ असम को बल्कि पूरे उत्तर भारत को जो भारत सरकार ने मदद की, उसको अक्षरशः धरती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से कार्यक्रमों को लागू किया है और नीचे तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो प्रदेश को मजबूती प्रदान की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज असम की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है। उत्तर भारत, उत्तर पूर्व की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आपके सामने बड़े विस्तृत रूप में उसको रखा है। मैं उसमें ज्यादा जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन हां, अगर त्रिपुरा का समझौता हुआ, अगर ब्रू रियांग का समझौता हुआ, अगर बोडोलैंड का समझौता हुआ, और ये सारे समझौतों में सांस्कृतिक विरासत, भाषा, सबको समा करके और सबको समायोजन करके शांति प्रिय ढंग से अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, और धरती पर उसको उतारा है तो अमित भाई शाह ने उतारा है। इस कारण से आज शांति आई है। मुझे याद है, मणिपुर जाओ तो बंद, असम आओ तो कर्फ्यू, कहीं जाओ तो बम का गोला, कहीं जाओ तो इंसर्जेंसी, कहीं जाओ तो आत्मघाती दस्ते, कहीं जाओ तो हमारे आतंकवादियों का प्रचंड राज। ऐसे में उत्तर पूर्व में शांति लाने का काम अगर किया गया तो वो दूरदृष्टि रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां रही, और धरती पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर संगठन के लोगों के साथ बातचीत करते हुए आज शांति यहां पर विराजमान है। आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज असम तरक्की कर रहा है, और असम के साथ साथ उत्तर पूर्व भी तरक्की कर रहा है। कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कभी हमने सोचा था कि कैंसर की वहां पर हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों की। और मुझे याद है उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा स्वास्थ्य मंत्री होते थे, इन्होंने चर्चा की और कहा कि चाय के बागानों के बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। और मोदी जी ने उसी समय मोबाइल वैन डिस्पेंसरी को एक नहीं बड़ी संख्या में चाय के बागानों में पोस्ट करके वहां पर स्वास्थ्य की चिंता हुई। आज वहां मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनकी चिंता की जा रही है। कल बहुत गहराई के साथ गृह मंत्री जी के साथ वहां के विकास के लिए क्या योजना बन सकती है, उसकी चिंता की गई है। बाढ़ मुक्त असम खड़ा हो, इसको एक प्रण के रूप में हमारे गृह मंत्री जी ने लिया है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में असम बाढ़ मुक्त हो जाएगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे योजनाओं के बारे में बहुत गहराई से हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपको बताया है।
गृह मंत्री जी ने आपको भारत की सुरक्षा के बारे में आपके सामने सारी बातें रखी। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आया था जब असम का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। उस समय अमित भाई शाह और हम खुद यहां पर ये नारा लगाते आए थे कि दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मुझे याद है कि उस समय हितेश्वर साइकिया के पुलिस ने हम लोगों की पीठ लाल कर दी थी। हम भारत माता की जय बोल रहे थे और वहां पर विघटनकारी ताकतें यहां पर दंदना रही थी। उस समय हम लड़ने आए थे और आज आप कार्यकर्ताओं के कारण यहां कमल खिला है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, गृह मंत्री जी के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं और विकास की एक नई बहार आई है। असम और उत्तर पूर्व मुख्य धारा में शामिल हो गया है। इसको गांव-गांव तक इस बात को प्रचारित भी करना है, लोगों को बताना भी है और मजबूत आसाम की नींव को आगे बढ़ाना है, उसको खड़ा करना है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कार्यकर्ताओं को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो एक जनसभा में परिवर्तित हो गया है, इतनी बड़ी संख्या। आज मित्रों, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए, न विचार है, न मन है, न ताकत है, आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारों से लैस है, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर है, जनता का समर्थन है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है और देश में आपके साथ काम करने के लिए लोगों का वातावरण है। इसको हमको संभाल करके आगे बढ़ाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, आप देखिए, अभी हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए थे। हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही परिवार की पार्टियां हैं। हम पंजाब में किससे लड़ रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल, जो पार्टी परिवार की पार्टी है। अगर हम हरियाणा में आए तो चौटाला भाई परिवार की पार्टी है। अगर हम उससे नीचे आ जाएं तो उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा। 380 सीटों में 370 सीट में जमानत जब्त हो गई, वहां भी हम लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी से लड़ रहे। अगर हम बिहार में जाएं तो आरजेडी परिवार की पार्टी है। अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो पीसी भाईपो, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है। अगर हम झारखंड में जाएं तो परिवार की पार्टी है। अगर हम उड़ीसा में जाएं तो बीजू की पार्टी है। अगर हम नीचे जाएं असम में, अपने आंध्र प्रदेश में, तो वाईएसआर की परिवार की जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी है। तेलंगाना, वह भी केसीआर की परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु जाएं तो स्टालिन डीएमके परिवार की पार्टी है। मित्रों, हमारी लड़ाई आज किसी विचार वाली पार्टी के साथ नहीं रह गया। एक तरफ हमारे से लड़ने वाले वंशवाद के समर्थक, परिवारवाद के समर्थक, विचारों से गौण, और एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी विचारों से युक्त और देश के लिए काम करने के लिए तैयार ऐसी पार्टी है। और इस पार्टी को मजबूती देते हुए देश को मजबूत करने का काम हम सबका है और असम को मजबूत रखने का काम, विकास की एक नई छलांग लगाने का काम अगर है तो वो हम सबका है और आप सबके कंधों पर वो जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्य को करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मां भारती की सेवा में हम सब कार्यकर्ता लगे रहेंगे। एक विकसित आसाम हम देखेंगे, एक विकसित और अपने आप में अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाला उत्तर पूर्व देखने का जो सपना हमारा था वो साकार हो रहा है। उसको साकार करने में आप सब लोग अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम। सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे
बातचीत करने के लिए आपसे निवेदन किया है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते हमारा जो बल है, आज वो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के कारण है। 17 करोड़ से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप है। दिल्ली में भी लगभग 25 लाख के करीब कार्यकर्ता एनरोल्ड हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के तहत, जो दिल्ली में हमारी संगठनात्मक इकाई है बूथ समिति, उस समिति पर एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता, जिसको हमने पंच परमेश्वर की संज्ञा दी है, उनका हमने पंजीकरण किया है, जिसमें हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा एक युवा कार्यकर्ता, एक हमारी बहन महिला कार्यकर्ता, एक बूथ पर रहने वाला कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसको हम बूथ पालक बोलते हैं, बूथ पालक, और एक BLA 2 जो BLO सरकारी BLO होता है, उसके पैरेलल हमारा कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग की गतिविधियों को बूथ पर समाज में लेके जाता है। ऐसे लगभग 69,000 कार्यकर्ताओं की सूची हम लोगों ने तैयार की है। उसी संदर्भ में दिल्ली में 16 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बड़ी बैठक में उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। मैं इसको बड़ी बैठक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन है जिसको हमने पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया है, और हमारी टैगलाइन है मेरा बूथ सबसे मजबूत। उस संदर्भ में पिछले 1.5 महीने 2 महीने से उनका पंजीकरण होना, उनके साथ रूबरू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिले के और हमारे प्रदेश के नेताओं का उनसे मिलना, और उसी संदर्भ में एक बड़ी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन जिसमें मिलेगा, पंच परमेश्वर सम्मेलन रामलीला मैदान में रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर पंच परमेश्वर रहते हैं, उनके अलावा भी हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, मंडलों के और एवं जिलों के पदाधिकारी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दायित्व पर हैं, जिम्मेदारी पर हैं, उन सबको मिलाकर के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं का वहाँ पर एकत्रीकरण होगा, जिसके लिए हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ किया है, जिसमें वो कार्यकर्ता अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उन सबको भी हम सूचीबद्ध कर पाएँ कि कौन कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर पहुँचे हैं। इसी संदर्भ में हमारे बीच में आप सबको संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, और हमारे साथ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी भी बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय आदेश जी। धन्यवाद हर्ष जी। जैसा अभी हर्ष जी ने बताया कि 16 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामलीला मैदान में एक कार्यकर्ताओं का 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। उसी की विस्तृत रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित नेता विपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी, महामंत्री प्रदेश श्री हर्ष मल्होत्रा जी और खेमचंद शर्मा जी जो प्रवक्ता हैं, सभी मीडिया के मित्रों, 16 अक्टूबर दिन रविवार को रामलीला मैदान पर 1 लाख कार्यकर्ताओं के हुंकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं की एक हुंकार, जिसका शंखनाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। और इससे पूर्व पूरी दिल्ली के अंदर 1.5 महीने से
लगातार बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए पंच परमेश्वर की लिस्ट तैयार की है। इसमें सभी मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे 8 मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, किसान मोर्चा, शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा, 8 मोर्चा और जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो सभी प्रकोष्ठ, भाषाई प्रकोष्ठ, उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली में रहने वाले जितने भी साउथ इंडियन सेल के हमारे पदाधिकारी हैं, नॉर्थ ईस्ट सेल के पदाधिकारी हैं, दिल्ली में रहने वाले सभी प्रांतों के हिसाब से जो लोग यहाँ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो सभी कार्यकर्ता, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, एमबीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बाई प्रोफेशन जो सेल्स है, वो सभी सेल्स के हजारों कार्यकर्ता, ऐसे मिलाकर 1 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसका शंखनाद, सिंहनाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से होगा। इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने 7 लोकसभा के हिसाब से इंचार्ज बनाए हैं और हर जिले के प्रभारी बनाए हैं, हर मंडल के प्रभारी बनाए हैं, हर शक्ति केंद्र यानी 4-4, 5-5 बूथ पे इसके प्रभारी बनाए हैं, जो दिन रात प्रवास करके इस काम को कर रहे हैं। खास बात होगी कि ये ऑनलाइन लिंक उन कार्यकर्ताओं को गूगल लिंक भेजा जा रहा है और अभी तक 50,000 से ज़्यादा लिंक कार्यकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। जो लिंक कार्यकर्ताओं को जाएगा, वो लिंक जब वो डाउनलोड करेगा तो अपना डाटा भेजेगा और वो डाटा भेजने के साथ ही हम एक उनको आई कार्ड मुहैया कराएंगे, जो आई कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। जैसे ही वो अपने रामलीला मैदान के कैंपस में एंट्री करेंगे, उनके प्रवेश की सूचना हमारे पास बाई नेम आ जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ ही वो सम्मेलन समाप्त होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 12 अक्टूबर को उसी रामलीला मैदान में हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, जिस फ्लैग होस्टिंग को हमारे प्रभारी जी आदरणीय पांडा जी, सह प्रभारी डॉक्टर अलका जी और पार्टी के सभी सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एलओपी सब मिलकर वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जिसमें पूरी दिल्ली के प्रमुख लोग, संत समाज, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग, वाल्मीकि बंधु वहां आकर उस भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 13 तारीख को 7 लोकसभा में हम एक एक झंडा लेकर उसका श्री गणेश करेंगे लोकसभा स्तर पर, जिसमें प्रचार वाहन करेंगे और इस प्रचार की श्रृंखला में पूरी दिल्ली की 7 लोकसभा में हम पोस्टर अभियान चलाएंगे और होर्डिंग लगाने का अभियान चलाएंगे। प्रचार अभियान की प्रारंभ 13 और 14 तारीख को होगा और उसके साथ ही साथ ये रामलीला मैदान में 16 अक्टूबर को लगभग 2000 बसों से कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं। बसों की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या वहां आने वाले कार्यकर्ताओं को पानी की व्यवस्था हो, इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुंदर बनाने का कार्य जारी है। ये शंखनाद, ये सिंहनाद जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार दिल्ली के अंदर किसी इतने बड़े कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आ रहे हैं, इसके लिए उनके स्वागत के लिए भी हमने वहां पर विभिन्न प्रदेशों के लोक संस्कृति के कार्यक्रम भी उस मंच से होंगे। उसमें उत्तराखंड है, उसमें बंगाली है, उसमें पंजाबी है, उसमें हमारे दक्षिण भारतीय है। ऐसी लोक परंपरा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होगा। मैं ये जानकारी आपको देने के लिए आमंत्रित किया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विलंब हुआ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कह रहा हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय रामवीर सिंह जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री खेमचंद शर्मा जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी ने और मल्होत्रा जी ने आप सभी को जानकारी दी है कि 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। भाजपा के सभी विधायक, पूर्व विधायक और विधानसभा में जो भी भाजपा के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं, इस सम्मेलन को सफल बनाने में जोर शोर से जुट गए हैं। इस सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल सरकार की हर मोर्चे पर जो विफलता रही है, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो भी ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं, उन पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। ये ऐतिहासिक रैली होगी। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो एक एक करके प्लीज। देखिए, जिस समय 2017 के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे, गृह मंत्री जो आजकल हैं, उस समय भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 2017 चुनाव से पहले एक बड़ा शंखनाद कार्यकर्ताओं का किया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उसका कार्यकर्ता और संगठन। इसलिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, सुचारू करना, जागरूक करना, उनको सक्रिय करना हमेशा से पार्टी के कार्यक्रमों का एक हिस्सा रहा है। और उस कार्यक्रम में चाहे चुनाव हो, चुनाव तो हर वर्ष आते हैं, चुनाव कभी भी आए, हम दूसरे राज्यों में भी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, तो चुनाव के लिए भी और संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कोरी बकवास है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने सरकारी जगहों पर कब्जा किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कानून के और संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जो भी आरोप हैं वो बेबुनियाद है। देखिए, केजरीवाल जी की जो भाषा वो बता रही कि वो बहुत ही बौखला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। और जो मुख्यमंत्री ऑफिशियल लेटर जो उनके ऑफिस में आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता है, उसको भी वो साइन करके नहीं भेजते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं। आज की तारीख में जब कोई मंत्रालय से संबंधित पत्र आता है तो या तो मंत्री या मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भी जो है या कोई केंद्रीय मंत्री है, वहाँ भी उनको साइन करने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ना जवाबदेही लेना चाहते हैं, ना ही जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने साइन कर दिया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि सारे गलत काम ही करने, उन्हें सारे काम भ्रष्टाचार से संबंधित ही करने, इसलिए वो डर के मारे साइन नहीं करते हैं। और साइन नहीं करना उनकी गैर जिम्मेदारी दिखाती है। ये जो उन्होंने राज्यपाल जी के बारे में कहा है, ये बिल्कुल निचले स्तर की
उन्होंने बातें कही। जिस तरह से संवैधानिक पद पर एलजी साहब है, उनको, मुख्यमंत्री जी को उनके संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा प्रयोग करे, ये एक बहुत गलत बात है। और मैं अगर कहूँ उसमें कि इतने नीचे शब्दों पे वो उतर गए हैं, ये उनकी बौखलाहट, उनकी जो घबराहट है वो दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। हिंदू विरोधी है केजरीवाल, और ये सिर्फ उनके मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्वयं केजरीवाल कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर स्वास्तिक चिन्ह, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, उस चिन्ह को भागते हुए पीछे से झाड़ू लेकर कोई आदमी भगा रहा है, और ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने स्वयं किया था। इससे उनके मानसिकता का पता लगना चाहिए कि वो हिंदू विरोधी हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के मुद्दे पर वो कह चुके हैं कि यहाँ राम मंदिर नहीं, यहाँ तो अस्पताल, स्कूल या विद्यालय बनना चाहिए। ये वो कई बार कह चुके हैं, और उनके दोहरा चरित्र इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उसी में लिखते हैं कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से, समान आदर से देखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, और वो राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ढकोसला और पाखंड है अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम नाराज हैं। वो कहीं नाराज नहीं है। अगर नाराजगी होती तो अभी तक वो मंत्रिमंडल में नहीं होते। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाकर जय श्री कृष्णा कहते हैं, जब चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू बनकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और वहीं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वोट बैंक के लिए और देश को तोड़ने की और देश के अंदर विभाजन कराने की और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम इनके मंत्री करते हैं, तो मुंह बंद कर लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ा पाखंड और उनका दोहरा चरित्र बता रहा है। ये एक बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है। ये एक तरह से शरीर के अंदर जैसे रक्त और मांस होता है, रक्त और मांस का संबंध हिंदुओं और बौद्धों में है। हिंदुओं और बौद्धों में जो मान्यताएं वो रक्त और मांस के संबंध के, जहाँ गया में हम बोध गया में एक तरफ महात्मा बुद्ध जी की पूजा करते हैं, वहीं पर हमारे हिंदू वहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं। और इस तरह की नफरत फैलाने का काम आप जाकर हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के या हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलें। हाँ ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बोलना ये कहीं नहीं। और फिर इन्होंने तो राजेंद्र पाल गौतम हो, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है। इन्होंने संविधान की शपथ ली, संवैधानिक पद पर हैं, ये किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एक FIR दर्ज कराने की मांग की है और इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए।